1 अरब 40 करोड़ लोग, पृथ्वी पर सबसे बड़ी आबादी जो एक ही नाम साझा करती है, भारतीय। वे 19,500 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। उनकी त्वचा के रंग मानव वर्ण क्रम की लगभग पूरी श्रृंखला को दर्शाते हैं। सदियों तक दुनिया ने पूछा, ये लोग कौन हैं? और उत्तर मिले मिथकों से, धर्म से, राजनीति से, हर उस चीज से, सिवाय उस एक जगह के जहां वास्तविक सत्य मौजूद है। वह सत्य आपकी कोशिकाओं के भीतर बंद है। आज जीवित हर भारतीय के भीतर एक आनुवंशिक कोड मौजूद है जो 65,000 वर्षों में लिखा गया और जो एक ऐसी कहानी बताता है, इतनी असाधारण, इतनी अलग, जितनी अधिकांश लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जब वैज्ञानिकों ने अंततः इसे पढ़ लिया, इतिहास की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। 65,000 वर्ष पहले, किसी भी सभ्यता से पहले, किसी भी धर्म से पहले, भारत की अवधारणा से भी पहले, लोगों का एक छोटा समूह एक ऐसी भूमि में प्रवेश कर गया जिसे वे फिर कभी छोड़कर नहीं गए। इसकी शुरुआत अफ्रीका से हुई। आधुनिक विज्ञान ने लगभग पूर्ण निश्चितता के साथ स्थापित किया है कि आज जीवित प्रत्येक मनुष्य की वंशावली शारीरिक रूप से आधुनिक मानवों तक पहुंचती है, जिनकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। लगभग 60 से 70,000 वर्ष पहले एक समूह उस क्षेत्र में पहुंचा जिसे आज अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, और वहां से पूर्व की ओर बढ़ना शुरू किया। कुछ उत्तर की ओर गए, कुछ एशिया की ओर बढ़े, लेकिन एक समूह आगे बढ़ता रहा, हिंद महासागर के तट के साथ साथ, जब तक कि वह उस विशाल प्रायद्वीप में नहीं पहुंचा जिसे एक दिन भारत कहा जाने वाला था। वैज्ञानिक इन लोगों को प्राचीन पूर्वज दक्षिण भारतीय या ASI कहते हैं। वे शिकारी संग्रह करता थे। उनके पास पत्थर के औजार थे। वे जंगल और समुद्र से अपना भोजन प्राप्त करते थे और अगले 50,000 वर्षों तक ये भूमि पूरी तरह उनकी थी। हमें यह कैसे पता है? किसी ग्रंथ से नहीं, किसी मंदिर से नहीं। हमें यह पता है क्योंकि हर मानव कोशिका में एक अणु पाया जाता है, DNA। जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक दक्षिण एशियाई लोगों के जीनोम का अनुक्रमण किया और उनकी तुलना प्राचीन आबादियों से की, तो उन्हें एक आनुवंशिक संकेत मिला, एक ऐसा निशान जो केवल दक्षिण एशिया में पाया जाता है और जिसकी आयु लगभग 65,000 वर्ष आंकी गई है। यही संकेत ASI है। ASI केवल इतिहास नहीं है, वे जीव विज्ञान है। उनका रक्त आज भी जीवित हर भारतीय की नसों में बह रहा है। आज भी एक ऐसा समुदाय मौजूद है बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की एक श्रृंखला पर, जिनका DNA इतना प्राचीन, इतना कम परिवर्तित है कि वैज्ञानिक उन्हें 50,000 वर्ष पुराने संसार की सीधी खिड़की के रूप में देखते हैं। अंडमान द्वीपों में 4 स्वदेशी समुदाय 10,000 वर्षों से लगभग पूर्ण अलगाव में रह रहे हैं: ओंगे, जरावा, सेंटिनेली और ग्रेट अंडमानी। वर्ष 2005 में आनुवंशिकीविद कुमार स्वामी ठंगराज और उनकी टीम ने अंडमानी लोगों के माइटोकॉन्ड्रियल DNA का अनुक्रमण किया। जो उन्होंने खोजा, उसने वैज्ञानिक समुदाय को स्तब्ध कर दिया। अंडमानी लोगों में ऐसे आनुवंशिक वंशक्रम पाए जाते हैं, विशेष रूप से माइटोकॉन्ड्रियल DNA हैप्लोग्रुप M, जो पृथ्वी पर जीवित मानव वंशों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं। वे उसी पहली मानव लहर के वंशज हैं जिसने 65,000 वर्ष पहले अफ्रीका छोड़ा था और हिंद महासागर के तटों के साथ चलते हुए आगे बढ़ी थी। आनुवंशिक दृष्टि से वे मानव प्रागैतिहासिक काल के जीवित अवशेष हैं, लेकिन मुख्य भूमि के ASI और अंडमानी लोग बिल्कुल समान नहीं हैं। उनका एक साझा पूर्वज था, लेकिन वे लगभग 26 से 30,000 वर्ष पहले एक दूसरे से अलग हो गए। तब से अंडमानी लोग अपने द्वीपों पर अलगाव में विकसित होते रहे और ASI मुख्य भूमि पर विकसित होते रहे, जब तक कि बाहरी दुनिया उनसे नहीं मिली, उन्हें बदल नहीं दिया और अंततः उनके साथ मिश्रित नहीं हो गई। ये परिवर्तन पश्चिम से आने वाला था और ये भारत को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। 8,000 वर्ष पहले कोई भारत में एक ऐसा उपहार लेकर आया जिसने सब कुछ बदल दिया: भोजन उगाने की क्षमता।
लेकिन वे अपने साथ कुछ और भी लाए थे, अपना रक्त। आज के ईरान में स्थित जाग्रोस पर्वतों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा था। 10,000 से 7,000 वर्ष पहले के बीच लोग स्वतंत्र रूप से कृषि की खोज कर रहे थे। इनमें से एक समूह जाग्रोस क्षेत्र में रहता था और उनके जीनोम में एक अत्यंत विशिष्ट पहचान थी। वैज्ञानिक इसे ईरानी कृषक पूर्वजता कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो किसान दक्षिण एशिया की ओर आए, वे वही किसान नहीं थे जिन्होंने यूरोप को बसाया था। वे एक बिल्कुल अलग क्षेत्र से आए थे, अलग जीन लेकर आए थे और अलग भाषाएं बोलते थे। 7,000 से 5,000 ईसा पूर्व के बीच किसी समय इन ईरानी संबंधित आबादियों ने पूर्व की ओर विस्तार करना शुरू किया, बलूचिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में और भारतीय उपमहाद्वीप की उत्तर पश्चिमी सीमाओं तक। और जब वे पहुंचे तो उनकी मुलाकात एएसआई से हुई, उन प्राचीन शिकारी संग्रहकर्ताओं से जिन्होंने 50,000 वर्षों से इस भूमि को अपना घर बनाया हुआ था। इसके बाद जो हुआ वह युद्ध नहीं था, वह कुछ अधिक गहरा, अधिक जैविक और अधिक स्थायी था। वह था आनुवंशिक मिश्रण, दो पूरी तरह अलग मानव वंशों का मिलकर कुछ नया बन जाना। पीढ़ी दर पीढ़ी, धीरे धीरे हजारों वर्षों में ईरानी किसान और एएसआई शिकारी संग्रहकर्ता एक दूसरे से विवाह करने लगे, गांव साझा करने लगे और मिलकर कुछ नया बनाने लगे। उनके बच्चों में दोनों समुदायों के जीन मौजूद थे और उन्हीं बच्चों की आने वाली पीढ़ियां अंततः मानव इतिहास की सबसे महान सभ्यताओं में से एक का निर्माण करने वाली थीं। उस सभ्यता का एक नाम था, आप उसे जानते हैं, लेकिन आप उसके आनुवंशिक रहस्यों को नहीं जानते। अब तक अपने चरम पर सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को मिलाकर भी उनसे बड़ी थी। ऐसे नगर जहां घरों में जल निकासी व्यवस्था थी, मानकीकृत वजन और माप थे, और आज तक कोई भी, यहां तक कि आधुनिक वैज्ञानिक भी उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। उसके नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और राखीगढ़ी शहरी नियोजन के अद्भुत उदाहरण थे। एक जैसे आकार की ईंटें, ढकी हुई जल निकासी प्रणालियां और व्यापारिक नेटवर्क जो मेसोपोटामिया से लेकर ओमान तक फैले हुए थे। और फिर वह सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ी। उसकी भाषा, उसका धर्म, उसके शासक, सब कुछ गायब हो गया। पीछे छोड़ गया केवल मौन खंडहर और एक अपठित लिपि। एक सदी से अधिक समय तक इतिहासकार और पुरातत्वविद बहस करते रहे, ये लोग कौन थे, वे कहां गए, उनके जीन का क्या हुआ। वर्ष 2019 में विज्ञान ने अंततः इसका उत्तर दिया। किसी ग्रंथ से नहीं, किसी शिलालेख से नहीं, बल्कि राखीगढ़ी के एक दफन स्थल से सावधानी पूर्वक निकाले गए एक अकेले दांत से। वह दांत लगभग 4,500 वर्ष पुराना था। खोपड़ी की पेट्रस हड्डी से वैज्ञानिकों ने इतना डीएनए निकाला कि पूरे जीनोम का अनुक्रमण किया जा सके, और जो उन्होंने पाया वह असाधारण था। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है, विज्ञान हमेशा हमारी अपेक्षाओं की पुष्टि नहीं करता। कभी कभी वह हमें कुछ बिल्कुल अलग बताता है। राखीगढ़ी का यह जीनोम ठीक वही करने वाला था। ये 2 सदियों पुराने एक प्रश्न का उत्तर देने वाला था, और साथ ही ऐसे नए प्रश्न खड़े करने वाला था जिनके उत्तर विज्ञान आज भी खोज रहा है। एक दांत, 4,500 वर्ष पहले दफनाई गई एक महिला, और उस दांत के भीतर मौजूद डीएनए ने उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया जिन पर विद्वान 2 सदियों से बहस कर रहे थे। पहली खोज, उस महिला में प्राचीन ईरानी संबंधित कृषकों और एएसआई शिकारी संग्रहकर्ताओं दोनों की आनुवंशिक विरासत मौजूद थी। दूसरी खोज, और यही वह खोज थी जिसने सब कुछ बदल दिया, उसमें स्टेपी पूर्वजता का बिल्कुल भी कोई चिन्ह नहीं था, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। तीसरी खोज, आनुवंशिक रूप से वह आधुनिक दक्षिण एशियाई लोगों के सबसे अधिक निकट थी, न कि आधुनिक ईरानियों के और न ही मध्य एशियाई लोगों के। सबसे गहरे आनुवंशिक अर्थों में वह दक्षिण एशियाई थी। अब एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सावधानी, क्योंकि सटीकता बहुत मायने रखती है। यह केवल एक स्थल से प्राप्त एक जीनोम है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। एक व्यक्ति पूरी सभ्यता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, लेकिन स्टेपी पूर्वजता का पूर्ण अभाव कोई सीमा नहीं है।
यह एक खुलासा है क्योंकि ये हमें उस प्रश्न का उत्तर देता है जिस पर 100 वर्षों से अधिक समय तक तीखी बहस होती रही थी। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग वे लोग नहीं थे जो भारत में इंडो यूरोपीय भाषाएं लेकर आए। वे लोग जो इंडो यूरोपीय भाषाएं लेकर आए बाद में आए, ऐसी दिशा से जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं की थी, ऐसी दुनिया से जो सिंधु घाटी सभ्यता की दुनिया से पूरी तरह अलग थी। वे स्टेपी से आए थे और उनके आगमन के पीछे का विज्ञान मानव इतिहास की सबसे नाटकीय और सबसे सटीक रूप से प्रमाणित आनुवंशिक खोजों में से एक है। 4000 वर्ष पहले कैस्पियन सागर के उत्तर में फैले विशाल घास के मैदानों पर एक ऐसी संस्कृति का उदय हुआ जिसने आगे चलकर भारत को उसकी भाषाएं, उसके महाकाव्य और एक ऐसी आनुवंशिक पहचान दी जो आज भी उत्तर भारतीय ब्राह्मण समुदायों में प्रमुख रूप से दिखाई देती है। उन्हें सिंताष्टा संस्कृति कहा जाता है। वे पशुपालक थे, गायों और घोड़ों के पालक, धातुकर्मी और एक ऐसी तकनीक के आविष्कारक जिसने प्राचीन विश्व के युद्धों को बदलकर रख दिया, तीलियों वाले पहिए का रथ। सिंताष्टा लोगों में एक विशिष्ट वाई क्रोमोसोम वंशक्रम पाया जाता था, एक पितृवंशीय आनुवंशिक चिन्ह जिसे R1A-Z93 कहा जाता है। ये एक आनुवंशिक उपनाम की तरह है जो पिता से पुत्र तक पीढ़ियों में आगे बढ़ता है। जब वैज्ञानिकों ने आधुनिक उत्तर भारतीय और ब्राह्मण समुदायों के वाई क्रोमोसोम का अध्ययन किया तो उन्हें R1A-Z93 लगभग 25 से 40% की आवृत्ति पर मिला, और जब उन्होंने सिंधु घाटी काल के प्राचीन डीएनए का विश्लेषण किया तो R1A-Z93 पूरी तरह अनुपस्थित था। निष्कर्ष स्पष्ट था, R1A-Z93 स्टेपी से आया था। इसकी उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी। लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच सिंताष्टा संबंधित समूह दक्षिण की ओर बढ़े, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए और उत्तर पश्चिमी पर्वतीय दर्रों के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश कर गए। वे किसी फिल्मी आक्रमणकारी सेना की तरह नहीं आए थे। आनुवंशिक प्रमाण बताते हैं कि ये लोगों का एक क्रमिक प्रवास था, संभवतः पुरुष प्रधान, जो कई पीढ़ियों में स्थानीय आबादी के साथ घुल मिल गए। और यहाँ दक्षिण एशियाई आनुवंशिकी की सबसे चौंकाने वाली खोजों में से एक सामने आती है। ये प्रवास अत्यधिक पुरुष प्रधान था। वाई क्रोमोसोम के आंकड़े स्टेपी मूल के R1A की उच्च आवृत्ति दिखाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो माताओं के माध्यम से आगे बढ़ता है, उसमें स्टेपी योगदान बहुत कम दिखाई देता है। स्टेपी के पुरुष आए, उन्होंने स्थानीय दक्षिण एशियाई महिलाओं के साथ संतानों को जन्म दिया। उन्हीं संतानों के माध्यम से स्टेपी पूर्वजता दक्षिण एशियाई जीन पूल में प्रवेश कर गई और उसके साथ आया वह तत्व जिसने उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया, भाषा। उस भाषा का प्रारंभिक रूप जो आगे चलकर संस्कृत बनी, और संस्कृत के साथ आए वेद, और वेदों के साथ एक नई सभ्यता का उदय हुआ। कल्पना कीजिए 3 नदियों की, एक प्राचीन, एक पश्चिम से आने वाली और एक उत्तर से आने वाली, जो अंततः एक ही डेल्टा में मिल जाती है। वह डेल्टा आज जीवित हर भारतीय है। लगभग 1500 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप अपनी तीनों मूल पूर्वज आबादियों को प्राप्त कर चुका था। ASI, जो यहाँ 65,000 वर्षों से मौजूद थे, ईरानी संबंधित कृषक जो लगभग 7000 ईसा पूर्व आए थे और जिनके वंशजों ने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया, और स्टेपी के पशुपालक जो लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच आए, अपने साथ घोड़े, रथ, अपने वाई क्रोमोसोम और उस भाषा का प्रारंभिक रूप लेकर जो आगे चलकर संस्कृत बनी। अगले 2000 वर्षों तक, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक, ये तीनों आबादियां पूरे उपमहाद्वीप में आपस में मिश्रित होती रहीं। वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को ANI/ASI मिश्रण काल कहते हैं। ANI अर्थात पूर्वज उत्तर भारतीय, जिनमें ईरानी कृषक और स्टेपी पूर्वजता का मिश्रण था। ASI अर्थात पूर्वज दक्षिण भारतीय, जिनमें ईरानी कृषक और ASI पूर्वजता का मिश्रण था, जबकि स्टेपी योगदान बहुत कम या बिल्कुल नहीं था। यह मिश्रण अचानक नहीं हुआ, यह धीरे धीरे हुआ, अनेक पीढ़ियों में।
अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गति से। और फिर अंततः कुछ ऐसा हुआ जिसने भारत की आनुवंशिक संरचना को स्थायी रूप से जकड़ दिया, शायद हमेशा के लिए। इतिहास के किसी मोड़ पर भारत की विभिन्न आबादियों ने आपस में मिलना लगभग बंद कर दिया, और जब वैज्ञानिकों ने इसके परिणामों का अध्ययन किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसका दुनिया में कहीं कोई समानांतर उदाहरण नहीं है। आनुवंशिकी में एक अवधारणा होती है, एंडोगैमी, अर्थात केवल अपने ही समुदाय के भीतर विवाह करना। जब कोई आबादी कई पीढ़ियों तक कठोर एंडोगैमी का पालन करती है तो कुछ आनुवंशिक रूपांतर उस समूह में लगातार अधिक सामान्य होते जाते हैं। इसे आनुवंशिकीविद फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। भारत की जाति व्यवस्था, उपमहाद्वीप में फैले हजारों जाति और उपजाति समूह इस घटना का मानव इतिहास में दर्ज सबसे चरम उदाहरण है। आनुवंशिक आंकड़े बताते हैं कि भारत में कठोर एंडोगैमी लगभग 2000 वर्ष पहले शुरू हुई, लगभग प्रारंभिक ऐतिहासिक काल में मौर्य साम्राज्य के समय के आसपास। एक बार यह प्रक्रिया शुरू हुई तो यह आश्चर्यजनक रूप से पूर्ण थी। अलग अलग जाति समूह, भले ही वे एक ही गांव में रहते हों, एक ही भोजन खाते हों और एक ही भाषा बोलते हों, केवल आपस में विवाह न करने के कारण समय के साथ आनुवंशिक रूप से एक दूसरे से अलग होते गए। यही कारण है कि भारतीय जनसंख्या आनुवंशिकी पृथ्वी पर किसी भी अन्य स्थान से भिन्न है। ये एक आबादी नहीं है, ये कुछ आबादियां भी नहीं है, यह हजारों आनुवंशिक रूप से अलग समूहों का समूह है, जिनमें से प्रत्येक उन 3 प्राचीन पूर्वज धाराओं का अपना अनोखा मिश्रण लिए हुए है, जो हजारों वर्षों की एंडोगैमी के कारण लगभग स्थिर हो गया और इसके वास्तविक वर्तमान समय में दिखाई देने वाले परिणाम हैं। चिकित्सीय परिणाम। कुछ आनुवंशिक रोग जो अन्य आबादियों में दुर्लभ हैं, भारत के कुछ विशेष जातीय समूहों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है MYBPC, 3 जीन में पाया जाने वाला एक उत्परिवर्तन जो अचानक हृदय मृत्यु का कारण बन सकता है, और ये लगभग 4% दक्षिण एशियाई लोगों में पाया जाता है, चाहे उनकी जाति कोई भी हो। ये केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, ये जीवित जीव विज्ञान है। 65,000 वर्षों के प्रवास, मिश्रण और एंडोगैमी से निर्मित आनुवंशिक संरचना आज भी अस्पतालों में दक्षिण एशियाई लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है। प्राचीन डीएनए केवल पुरातत्व नहीं है, यह चिकित्सा भी है। यदि आप भारतीय हैं, चाहे आपके परिवार की जड़ें भारत के किसी भी क्षेत्र में हों, तो आपके भीतर इन तीनों प्राचीन समुदायों की विरासत मौजूद है। अनुपात अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहानी एक ही है। एक उत्तर भारतीय ब्राह्मण में सामान्यतः लगभग 25 से 30% स्टेपी पूर्वजता पाई जाती है, जो दक्षिण एशिया के किसी भी समूह में सबसे अधिक है। दक्षिण की ओर बढ़िए, किसी आदिवासी दक्षिण भारतीय समुदाय के व्यक्ति में 50 से 65% तक ASI पूर्वजता हो सकती है। वे भारत के मूल निवासियों से सबसे सीधा आनुवंशिक संबंध रखते हैं। उनकी स्टेपी पूर्वजता अक्सर 5% से भी कम। अंडमान द्वीपवासी, वे अद्भुत लोग जो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों पर रहते हैं, आज भी लगभग पूरी तरह ASI पूर्वजता रखते हैं। वे उस आनुवंशिक रूप का जीवित प्रतिनिधित्व हैं जैसा सभी दक्षिण एशियाई लोग इन प्रवासों से पहले दिखाई देते। उत्तर पूर्व भारत एक और अलग कहानी बताता है। नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की आबादियों में मुख्य रूप से पूर्वी एशियाई आनुवंशिक प्रभाव पाया जाता है, जो दक्षिणी चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से हुए प्रवासों के अनुरूप है। भारतीय डीएनए में लिखी गई कहानी एक कहानी नहीं है, ये हजारों कहानियां हैं, लेकिन उन सभी की शुरुआत उन्हीं 3 प्राचीन समुदायों से होती है और वे सभी इसी प्राचीन भूमि पर आकार लेती हैं। विज्ञान ने जो स्थापित किया है वह वास्तव में असाधारण है। 3 मूल पूर्वज समुदाय, 65,000 वर्षों की समय रेखा, सिंधु घाटी सभ्यता की आनुवंशिक पहचान, स्टेपी प्रवास और वह एंडोगैमी जिसने इस पूरी संरचना को स्थिर कर दिया। लेकिन विज्ञान ईमानदारी से यह भी स्वीकार करता है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। सिंधु घाटी की लिपि आज भी अपठित है। हम अब तक ये नहीं जानते कि उस सभ्यता के लोग कौन सी भाषा बोलते थे। हमारे पास सिंधु घाटी
सभ्यता के क्षेत्र से केवल एक ही पूर्ण जीनोम है, केवल एक। उस सभ्यता से जिसमें कभी लाखों लोग रहते थे और जो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वे प्रश्न जो इतिहास को फिर से लिख सकते हैं, अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्रयोगशालाओं में, पुरातात्विक खुदाइयों में, उन वैज्ञानिकों के शांत और धैर्यपूर्ण कार्य में जो एक एक जीनोम पढ़कर अतीत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। आज जीवित हर भारतीय कश्मीर की ऊंची चोटियों से लेकर तमिलनाडु के दक्षिणी छोर तक, झारखंड के जंगलों से लेकर केरल के समुद्री तटों तक अपने भीतर उन लोगों की आनुवंशिक विरासत लेकर चलता है जिन्होंने 65,000 वर्ष पहले इस धरती पर कदम रखा था। ऐसे लोग जिन्होंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई ग्रंथ नहीं छोड़ा, कोई नाम नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसी चीज छोड़ी जो इन सब से कहीं अधिक स्थायी है। उन्होंने अपना डीएनए छोड़ा और वह आज भी यही है, आपके भीतर। Thank you for watching. Stay connected for more fascinating stories from history. Don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next episode.